सभी साथियों को जय भीम। सभी साथियों का स्वागत करते हुए साथियों, हालांकि हमारी तैयारी ये थी कि हम लोग पीपीटी बना करके और प्रोजेक्टर के माध्यम से आज के इस विषय पर हम लोग आपके बीच में अपनी बात रखेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो काम नहीं हो पाया। फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई, लेकिन जो है वो वीडियो भी जो है उसमें आवाज़ नहीं आ पाई, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है इन चीज़ों की। तो फिर मैंने ये तय किया कि जब आप लोगों के बीच में आज का ये डेट, हमने ये समय दे ही दिया था कि आज हम लाइव आएंगे, तो इसलिए सम्मानित साथियों मैं आपके बीच में लाइव आया। तो मैं जितने साथी इस लाइव कार्यक्रम को ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि साथ के साथ वो साथी शेयर भी करते रहें और मेरी आवाज़ आप लोगों तक ठीक आ रही है इस बात की कंफर्मेशन भी आप लोग देते रहें। साथियों, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रीमी लेयर के ऊपर हम लोग अपनी बात रखेंगे, आरक्षण के ऊपर अपनी बात रखेंगे। और जैसा कि सभी साथी लोग आजकल टीवी अखबार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है सभी साथियों को कि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है कि SC ST का जो आरक्षण है उसके भी 2 हिस्से किए जा सकते हैं। उसको भी सब कैटेगरी में उसको बदला मतलब काटा जा सकता है, उसकी 2 कैटेगरी की जा सकती हैं। हालांकि इसकी तैयारी इन लोगों की काफ़ी दिन से चल रही थी, लेकिन बीच बीच में इसमें रुकावटें आती रही। सुप्रीम कोर्ट कभी अपने फैसले पे बदलते रहे और पहला भी जो निर्णय था वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही था, लेकिन अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले निर्णय को पलटते हुए ये निर्णय लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक माना गया है, राष्ट्रपति को कस्टोडियन माना गया है कि उसकी कस्टडी में भारत का संविधान रहेगा और सुप्रीम कोर्ट देख रेख करेगा कि वो संविधान के अकॉर्डिंग सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है। हालांकि कुल मिलाकर के जो बात आती है वो सरकार पर ही आती है। अब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का सही है या गलत है, इसके लिए हमें संविधान के कुछ आर्टिकल्स की जो है हमको यहाँ पर उन पर अध्ययन करना पड़ेगा और अध्ययन करने के साथ साथ जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है, जिससे हमें इंटेंशन की पता चलती है कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान बनाने वाले लोगों के अंदर इन आर्टिकल्स को लिखने की क्या इंटेंशन थी, उनकी क्या सोच थी, वो क्यों इन आर्टिकल्स को लिख रहे थे। तो ये छोटी छोटी हम बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे और मुश्किल से 5, 7, 10 मिनट में इस पूरे लाइव को हम लोग समाप्त करेंगे। लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि सबको ब्रीफ में समझाने का प्रयास करेंगे। ये भारत का संविधान है, आप इसको देख सकते हैं, ये आपको उल्टा दिखाई देगा, लेकिन ये जो है ये बेयर एक्ट है, जो बिल्कुल एज इट इज होता है, जो संविधान पार्लियामेंट में रखा है, राष्ट्रपति के पास रखा हुआ है। तो उस पर जो है साथियों ये वो बेयर एक्ट है जिसको कानून की पढ़ाई पढ़ते समय भी उसको जो है इसी को पढ़ाया जाता है। तो ये बेयर एक्ट है। जब हम सम्मानित साथियों इसका अध्ययन करते हैं तो जब आपने देखा होगा आपके अखबारों में भी आ रहा है कि आर्टिकल 15(4) और 16(4) का जिक्र आ रहा है बार बार। आर्टिकल अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 और अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4, इन 2 आर्टिकल्स का जिक्र जो है ये आ रहा है बार बार। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि सम्मानित साथियों, ये जो आर्टिकल जो 15 है और 16 है, ये भारत देश के संविधान के पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट मैं बेस बनाऊंगा। इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको आगे समझ आ सके। बेस बनाता हुआ मैं अपनी बात को आगे लेकर के चलूंगा। ये भारत देश के संविधान के पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट के नाम से जो जाना जाता है, मूल अधिकारों के नाम से, उसका ये भाग है। और उसका जो है ये जो है इसमें जो है ये पहला सब चैप्टर है, पहला चैप्टर है इसके यूनिट का उसके पार्ट 3 का जो है सब चैप्टर जो है, ये सब पार्ट जो है ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, जो आपने कभी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, इन सब चीजों के अंदर ये आता है कि राइट टू इक्वलिटी, सबको इक्वल किया जाएगा, इक्वलिटी का अधिकार है, समता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है। ये इस चैप्टर के अंदर ये रखा गया। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो रन कर रहे हैं भारत देश के संविधान में, ये चारों के चारों आर्टिकल को बनाने का जो उद्देश्य है संविधान सभा का, उसका उद्देश्य है कि राइट टू इक्वालिटी, सबको समता का अधिकार रहेगा, सबको जो है सब समान होंगे। तो यहां पर ये मैंने बेस बनाने का प्रयास किया। तो हम लोग चलते हैं आर्टिकल 15(4) और 16(4) पर। ये बेस बनाता हुआ मैं चलूंगा जिससे कि आगे आपको समझ में आ सके कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट भी एक आदमी ही होते हैं, वहां पर भी लोग ही बैठे होते हैं, गलती किसी पे भी हो सकती है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि टोटली गलत है, लेकिन मैं संविधान की मंशा के अनुसार अपनी बात बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों की समझ में आएगा। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस इज द जो है मेन फंडामेंटल राइट। अवेयरनेस नहीं है तो आपके पास फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अवेयर नहीं है, जो बेसिक राइट होता है वो अवेयरनेस होता है किसी भी देश के नागरिक का, किसी भी देश के सिटीजन का। तो 15(4) में क्या कहा गया है, 16(4) में क्या कहा गया है, और ये कैसे उचित होता है, कैसे अनुचित होता है, ये बात साथियों आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और ये किस प्रकार से घातक साबित हो सकता है, ये निर्णय किस प्रकार से पूरे मूल को ही खत्म कर देगा, आरक्षण के पूरे मूल को ही खत्म कर देगा, कैसे कर देगा, ये बात साथियों मैं आपको आगे बताऊंगा। सिर्फ पहले आप लोग इसको समझें कि आर्टिकल 15(4) जिसके बारे में जिक्र किया गया है, उसमें जिक्र किया गया है आपके अखबारों में, तो वो क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग समझें। आर्टिकल 15(4) में लिखा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes। इसमें यह बात लिखी है कि संविधान अलाउ करता है स्टेट को, संविधान सभा संविधान अलाउ करता है स्टेट को, क्या वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। स्पेशल बना सकता है नहीं, स्पेशल प्रोविजन बनाए। वो उसके पास में बनाने ना बनाने का राइट, उसके पास में कोई वो नहीं है कि वो बना सकता है नहीं बना सकता, बल्कि बनाएगा। शैल वर्ड इसमें यूज किया गया है। अगर उसके पास वो डिस्क्रिमिनेटिव पावर होती, उसके पास अपनी सोचने की वो होती, उसकी मनचाही होती कि वो बनाए या ना बनाए, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा होता तो ये अनुच्छेद आपके पार्ट 4 में होते, भारत देश के संविधान के DPSP में होते, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में होते, वो आपके
पार्ट 3 में नहीं होते। अगर पार्ट 3 में है, सेल वर्ड का यूज किया गया है, तो इसका मतलब स्टेट बाउंड है, स्टेट अवश्य बनाएगा। ये संविधान कहता है कि सरकार बनाएगी, 100% बनाएगी। क्या बनाएगी? स्पेशल प्रोविजंस बनाएगी, कुछ विशेष उसके लिए रास्ते बनाएगी, प्रोविजंस बनाएगी। किसके लिए? फॉर एडवांसमेंट, उसको एडवांस करने के लिए। किसको एडवांस करने के लिए? उन लोगों के लिए जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक तौर से और शैक्षिक तौर से। जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको एडवांस करने के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएगी स्टेट। ये हमारा भारत का संविधान कहता है। आगे लिखा है और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, और स्पेशल प्रोविजन बनाएगी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। बैकवर्ड क्लास, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो लिखा हुआ है वो अलग पार्ट है, और उसके आगे लिखा हुआ है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें एससी और एसटी अलग लिखा है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब अलग लिखा है। यानी कि स्पेशल प्रोविजन बनाएगी बैकवर्ड क्लास के लिए, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिसमें ओबीसी आते हैं, और एससी एसटी के लिए ऐसे एससी एसटी की बात अलग है। एससी एसटी के लिए अलग बोला गया है। वहां पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड वे लोग पहले ही मान लिए गए हैं। उसमें स्टेट आइडेंटिफाई नहीं करेगी कि वहां पर वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। जब वो कौन सा वहां से साइमन कमीशन आया था, तो तब वो डिसाइड हो चुका था कि ये जातियां सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, इसीलिए उन लोगों को जो है एससी और एसटी की कैटेगरी में रखा गया। तो इसलिए यहां पर जो बात है ये उन लोगों के, तो लेकिन बात जो यहां पर आ रही है वो बैकवर्डनेस की, और जो आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात जो आ रही है वो आ रही है एससी और एसटी को लेकर के। सम्मानित साथियों, ये मैंने 15(4) के बारे में आपके बीच में अपनी बात रखी। अब मैं 16(4) को और थोड़ा सा बता करके, और उसके बाद में सम्मानित साथियों मैं ब्रीफ करूंगा इसको। और 16(4) में लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट in favor of any backward class of the citizen which is in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। इसमें ये बात कही गई है कि स्टेट जो है ये मानता है कि वो जो लोग एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड नहीं हैं, जिन लोगों की सरकार के संस्थानों में बराबर भागीदारी नहीं है, उनके लिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिजर्वेशन की तैयारी जो है वो स्टेट करेगी, सरकार करेगी। तो मेरे सम्मानित साथियों, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सरकार की जो ड्यूटी है, स्टेट की जो ड्यूटी है वो ये है कि जो समाज एससी एसटी समाज जिसको मान लिया गया है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसलिए उसको शेड्यूल बनाया गया कास्ट का, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो सम्मानित साथियों, वे लोग अगर सरकार के मेन स्ट्रीम में अगर उनका हिस्सा नहीं है तो उनको पहुंचाने के लिए कोटा रिजर्व करेगी स्टेट, यानी कि सरकार। इस बात को लेकर के सम्मानित साथियों यहाँ पे एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड अगर जो नहीं है उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। लेकिन बात यहाँ पर जो आती है निकल के वो ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने या सरकार की मंशा जो है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो लोग आरक्षण प्राप्त करके आगे चले गए हैं, जो मजबूत हो गए हैं, उनको अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो लोग कमजोर रह गए हैं, जिनको आरक्षण नहीं मिला है, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जिनको ज्यादा आवश्यकता है आरक्षण की, उनको लाभ मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसलिए ये डिसीजन आया है सम्मानित साथियों। अब यहाँ पर मंशा जो है, इनकी जो इंटेंशन है, इसको हम लोगों को समझना है कि यहाँ पर इंटेंशन क्या है। पहली बात तो
बैकवर्डनेस का जो 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 क्राइटेरिया है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। आर्थिक रूप से बैकवर्ड को भारत के संविधान में बैकवर्ड नहीं माना गया है। एक बात, चलो हम आपकी बात को मान भी लेते हैं, तो इसके पीछे चाल क्या है ये बात आप सभी साथियों को समझनी है। मैं इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाऊंगा, मोटी मोटी बात जो है वो बता करके बात को समाप्त करूंगा। इन लोगों की मंशा क्या है? इन लोगों की मंशा ये है कि जो लोग आरक्षण के माध्यम से पढ़ लिख करके तैयार हो गए हैं, जो परिवार आगे बढ़ गए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है, या वो आर्थिक स्थिति के साथ साथ वो अवेयर हो गए हैं और वो समाज को तैयार भी कर रहे हैं अवेयरनेस को लेके। जैसे बाबा साहब ने कहा कि भाई पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, तो वहां पर इन लोगों को ये महसूस हुआ कि इस प्रकार से जो लोग आज पढ़ लिख करके अवेयर हो रहे हैं, नौकरी पेशा प्राप्त कर रहे हैं, आगे चल करके कहीं ये घातक ना हो जाएं, तो इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया। और इसमें एक फंडा ये निकल के आता है कि भाई जो वर्ग, जिस वर्ग को आरक्षण, जो कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से, वो सोचेगा कि हाँ ये तो सरकार की बात ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है, मिलना चाहिए। जिनका बाप टीचर है, जिनका बाप अधिकारी है, जिनके फादर जो है IAS IPS है, उनको क्या जरूरत है, उनको तो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको तो जाकर के जनरल में फाइट करना चाहिए। ऐसे यहाँ पर जो है कैटेगरी बन जाएंगे। इसी कैटेगरी को वे लोग बनाना चाहते हैं। हालांकि हमारी मंशा ये नहीं है कि उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा क्या है ये मैं साथियों यहां पर ब्रीफ करना चाहता हूं। जो लोग पढ़ लिख करके आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, नौकरी प्राप्त करके मजबूत हो गए हैं, उन लोगों को क्रीमी लेयर के नाम पर वे लोग अलग कर देंगे कि आप लोगों की, आपके फादर की सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर है, इसलिए आप क्रीमी लेयर में आते हैं और आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको इस आधार पर, क्रीमी लेयर के आधार पर उन्होंने आरक्षण से आउट कर दिया। अब जो वर्ग क्रीमी लेयर के नीचे आता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसका क्या होगा? जो आर्थिक रूप से कमजोर हिस्सा है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, और सरकारी स्कूलों में इन लोगों ने पहले से ही पढ़ाई को बहुत खराब कर दिया है। हालांकि जो लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं वो अधिकांश लोग सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, लेकिन जब सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद जब लोग अधिकारी बनने लगे, एम्प्लॉय बनने लगे, तो इन लोगों ने बड़ी चालाकी के तहत सरकारी स्कूलों की एजुकेशन की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया। आज वहां पर यह नियम बना दिया है कि अब कोई बच्चा पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक बच्चा कोई फेल नहीं होगा। वहां पे मिड डे मील अप्लाई कर दिया है कि हर एक बच्चे को पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक सबको भोजन मिलेगा। टीचर बच्चे की पिटाई नहीं कर सकता, बच्चा मास्टर को पीट सकता है लेकिन मास्टर बच्चे को नहीं पीट सकता। ऐसा नियम बना दिए गए हैं कि आप जो है किसी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, वरना आपके खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी और आपकी नौकरी चली जाएगी। जब टीचर के हाथ से ये चीज चली जाएगी, फेल होने का बच्चे के अंदर डर नहीं रहेगा, तो बच्चा खाने में उलझा रहेगा, और जब 10वीं का बोर्ड का एग्जाम आएगा तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। तो जो बच्चा, उसका बेस कमजोर कर दिया सरकार। जो कमजोर स्थिति के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जब वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो वो लोग कंपटीशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उनकी रीढ़ की हड्डी पहले ही तोड़ दी जाएगी। और जो लोग पढ़ लिख करके तैयार हो गए हैं, जो अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, मजबूत स्थिति में है, कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको ये बात कह करके अलग कर दिया जाएगा कि भाई आप तो क्रीमी लेयर में आते हैं, और जो बच्चे कमजोर स्थिति में हैं वो सरकारी स्कूलों से जो पढ़ करके आएंगे उनको 10वीं 12वीं को पास ही नहीं होने दिया जाएगा, उनको 90% बच्चों को वहीं पर फेल कर दिया जाएगा, उनकी बेस को कमजोर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ क्रीमी लेयर के नाम पर और एक तरफ अयोग्यता के नाम पर वो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार से ये सरकारी विभागों में से आपका हिस्सा जो है उसको वो खत्म करने का इन लोगों का कार्यक्रम है।
हालांकि इन्होंने अधिकांश सरकारी इंस्टीट्यूट को, सरकारी जो विभाग हैं उन सबको इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी जो है आरक्षण होना चाहिए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग करने का मतलब है कि जो सरकार ने जो प्राइवेट कर दिया है सरकारी विभागों को, उसमें अपनी स्वीकृति दे देना, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके लिए भी हम लोगों को सोचना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों का जो उद्देश्य है वो SC ST वर्ग में से जो कमजोर वर्ग है उनको अधिकार दिलाना, उनको नौकरी तक पहुंचाना, उनको सरकार की जो उसकी मुख्य धारा में, विकास में मुख्य धारा में उनको पहुंचाना, ये उन लोगों का उद्देश्य नहीं है। बल्कि उद्देश्य ये है जो मैंने आपको पहले बताया, जो वहां तक पहुंच सकते हैं पढ़ लिख करके किसी भी तरीके से मजबूती से, जो वहां तक पहुंच सकते हैं कंपटीशन तक, उनको क्रीमी लेयर के नाम पर बाहर कर दिया जाए। और जो लोग क्रीमी लेयर के नीचे आते हैं उनको कंपटीशन तक पहुंचने ही ना दिया जाए। इसीलिए आज बहन जी ने इसके लिए ट्वीट भी किया है कि कांग्रेस और बीजेपी की मंशा इसमें गलत दिखाई देती है, इसमें ये सब डिवीजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहन जी ने भी ट्वीट किया है। हालांकि सरकार इसमें कहां तक इस फैसले को, हालांकि ये कोई बाउंड नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये कोई जरूरी नहीं है कि सरकार इसको माने। हालांकि उस सरकार की भी मंशा का भी पता चलेगा। तो इसलिए सम्मानित साथियों, पहले ही हमारे महापुरुष लोग कहते रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक सांपनाथ एक नागनाथ है, इनसे हमको बच के रहना है। तो जो लोग, आप लोगों ने डाल भी रखा है, जो लोग संविधान बचाने का जिम्मा उठा रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है और हम संविधान को बचाना चाहते हैं, उसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसका स्वागत किया है और अपने स्टेट में वो लोग लागू करने जा रही है। कांग्रेस और सपा अगर यहाँ पर स्टेट में होती तो वो भी अपने स्टेट में लागू करती। हालांकि सपा पहले से ही आरक्षण विरोधी रही है, लेकिन सम्मानित साथियों हमको इस बात को समझना होगा। हालांकि अभी भी समय है, आगे हम लोगों को अवेयर होकर के इसको अगर बचाना है, संविधान को बचाना है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, बीजेपी को हराना संविधान को बचाना नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को जिताना ही संविधान को बचाना है। ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी पहले से ही संविधान और आरक्षण विरोधी रही है। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो मैंने छोटी की है, इनका उद्देश्य कमजोर लोगों को ऊपर तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि मजबूत लोगों को क्रीमी लेयर के नाम से हटा करके और कमजोर लोगों को वहां तक पहुंचने ना देने के नाम पर, उनकी सरकार में इन्होंने जो है पूरी तैयारी कर ली है, वो किसी भी तरीके से सरकारी स्कूलों के माध्यम से वहां तक आपको नहीं पहुंचने देंगे। ये टोटली आरक्षण को समाप्त करने का तरीका है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का मामला रहा हो प्राइवेट करने का, और चाहे ये आरक्षण का ये सब डिवीजन का मामला रहा हो। कहीं ना कहीं ये इस मूवमेंट को कमजोर करने का प्रोग्राम है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, सभी साथियों का धन्यवाद। मैं पीपीटी और प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तार से आपको समझाने वाला था, लेकिन हमने अभी ये 5-10 मिनट में अपने ये वीडियो आप लोगों के सामने पहुंचाया। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूं कि सभी साथी इसको सुनने के बाद आप इसको शेयर भी करें, सभी ग्रुप में शेयर करें, और बाकी जो है हम आपके बीच में आते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा। धन्यवाद।